सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला आ जाता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है जब दो केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हीट, लाइट, एयर, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया कंपाउंड या फिर एक नया एलिमेंट बनाते हैं और उसके साथ या तो गैस इवॉल्व होती है या हीट इवॉल्व होती है या फिर कलर चेंज होता है, कोई भी उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच two compounds or elements react with each other in the presence of air, heat, light or electricity to form a new compound or element। यानी कि दो केमिकल कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नए केमिकल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को बनाते हैं। और जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। लाइक ये C प्लस O2, इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे CO2 बनेगा प्लस हीट की एवोल्यूशन होता है, इसमें हमारे पास हीट एक्स्ट्रा फॉर्म होती है। तो जिस तरीके से ये एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, हमने इनको रिएक्ट करवा दिया तो उसके बाद हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन गया CO2 जिसके साथ हमने हीट को इवॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और जिस तरीके से इसको लिखा गया है ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। सो अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है बैलेंसिंग द इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये तो बता चुकी हूँ कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसकी रिटन फॉर्म को हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन एक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं वो समझ लीजिए। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वेशन की, उस साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनको आप आपस में रिएक्ट करवाएंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट या फिर एयर की प्रेजेंस में आप उनका रिएक्शन करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वो कंपाउंड या एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको आपने रिएक्ट करवाना है। जैसे कि यहाँ पे H2O है और H2O खाली अकेला कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा। ठीक है, तो एरो के ऊपर आप वो चीज लिखते हो जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे H2O को जब हमें स्प्लिट करना होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास आउट कराते हैं वाटर में से, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। यही अगर आपका कोई और रिएक्शन है तो आप उसमें हीट या फिर सनलाइट लिखेंगे, या फिर अगर एयर है तो एयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट नहीं होता तो एयर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन ज्यादातर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आ जाएंगे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे आपके आ जाते हैं प्रोडक्ट्स यानी कि जब आपका वो रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद कौन सा एलिमेंट बन के निकलेगा वो प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते अगर हम बैलेंस करना सीखें इक्वेशंस को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके अंदर ना तो मास क्रिएट हो सकता है एक एटम का या फिर एलिमेंट का, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2H2O है, हमने इसको स्प्लिट करवाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, H2O तो है ही सही, यहाँ पे हमने 2 अलग से लगा रखा है तो 2 into 2 मल्टीप्लाई हो गया 4। तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 4 और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एडिशनल 2 नहीं लगा हुआ तो ऑक्सीजन के 2 हैं। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास हाइड्रोजन के 4 हैं जैसे यहाँ पे थे और ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो एटम्स हैं, जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाती हूँ और बैलेंस करना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप सबके सामने 3 अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है, हमने इनको बैलेंस करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखो पहली इक्वेशन है Fe प्लस H2O, आयरन, फेरिक बोलते हैं आयरन, प्लस H2O यानी कि वाटर। हमने इनका रिएक्शन करा दिया और हमारे पास क्या बनता है Fe3O4 और H2 हमारे पास ये निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, सिर्फ 1, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 4 लगा के देख लेते हैं। 4 लगा दिया हमने, चलो देखते हैं अब क्या हुआ।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 4 बैलेंस हो गए, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन के देखो कितने हो रहे हैं, 2 इंटू 4 8, तो यहाँ पे भी हम 4 लगा देते हैं। चलो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया करो, या फिर कार्बन दे रखा है तो कार्बन को बैलेंस कर लिया करो, उससे ज्यादा आसान हो जाता है बैलेंसिंग करना, रादर देन कि आप पहले आयरन या फिर कोई भी नॉर्मल कंपाउंड, जैसे आपको सिल्वर दे रखा है या फिर मैग्नीशियम दे रखा है, तो उनको पकड़ने से अच्छा पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन को बैलेंस करो, बैलेंसिंग ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमने 4 लगा दिया था H2O के आगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बना, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। अब प्रोडक्ट साइड पे आयरन कितना है, 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। 3Fe plus 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 plus F4H2, सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, हमारे पास सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। अब क्लोरीन गैस है, क्लोरीन तो 2 एलिमेंट्स में रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे Cl2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो Cl एक ही है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो सिल्वर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, सिंपल इजी, आराम से बैलेंस हो गया। अगली इक्वेशन है FeSO4, हमने हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, हमारे को क्या मिला, Fe2O3 प्लस S2O प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि हमारे पास फेरिक ऑक्साइड आ गया, फिर हमारे पास आ गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस हैं, ये कंपाउंड हमारे पास मिला है, हमने FeSO4 को रिएक्ट कराया था। यहाँ पे आयरन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, आयरन भी 1 है। अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 लगा दो, Fe2 हो गया, यहाँ पे Fe2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, और 4 इंटू 2 करो 8, 4 इंटू 2 करो 8 आ गया। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ, 8। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन 8 हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 8 हो गई। इसी केसेस में आप अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन को बैलेंस कर देते हो तो बाकी इक्वेशंस अपने आप बैलेंस हो जाती हैं, बाकी एलिमेंट्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन वगैरह या फिर कार्बन, तो आप दूसरे एलिमेंट्स पे स्विच कर सकते हो। अब बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हो गया, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब बात आ जाती है कि जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद, यानी कि रिएक्शन कंप्लीशन के बाद क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपका कोई नया कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी कि आपने अगर 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट कराया, अगर वो साथ मिल गए तो नया कंपाउंड बन जाएगा, या फिर नए एलिमेंट्स बन जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड्स की चेंजेस देखने को मिलते हैं कि कंपाउंड एक कंपाउंड से नया कंपाउंड बन गया है, या फिर एक कंपाउंड स्प्लिट होके 2 एलिमेंट्स में बन गए हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा गैस की एवोल्यूशन होती है, लाइक अगर मैं कहूँ हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया, उनको स्प्लिट करा दिया, तो मैंगनीज जो है वो तो एज ए कंपाउंड की स्टेट में रहेगा, एज ए सॉलिड की स्टेट में रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो तो गैस इवॉल्व होगी, तो गैस इवॉल्व हो जाती है, हीट इवॉल्व होती है। चेंज इन स्टेट होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस है, उनको रिएक्ट करा दिया, चेंज इन स्टेट होगा, वो वाटर बन जाएगा, राइट। चेंज इन कलर, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कई बार होता है कि आपको चेंज इन कलर देखने को मिलता है और उस कलरफुल सब्सटेंस को आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो क्या चीज बनी है। चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है, अगर हीट अप करने से या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, तो अगर आप सिंपल ये लिखेंगे तो भी ठीक है। अगर आपको और मार्क्स इनहेंस करने हैं या फिर मार्क्स इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप इनमें से सबके साथ एक एक केमिकल इक्वेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं कि हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशन लिखते कैसे, उनको बैलेंस कैसे करते हैं और रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, लेकिन किस किस टाइप के रिएक्शन होते हैं वो हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला रिएक्शन आ जाता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 कंपाउंड्स या 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं
एक नया कंपाउंड या दो नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल के लिए, बेसिक एग्जाम्पल लिख के आना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है अगर बैलेंस नहीं की हुई या कुछ भी। तो बेसिक एग्जाम्पल, जब भी थ्योरी के नीचे आपको इक्वेशन का एग्जाम्पल देना है, गो फॉर द बेसिक्स, जो आप आसानी से बैलेंस कर सको ताकि नंबर ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक एग्जाम्पल आ जाता है, CO2 को रिएक्ट करवा दिया, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, हमने इनको रिएक्ट करवा दिया, CO2 एक नया कंपाउंड बन गया और हीट हमने साथ इवॉल्व हो गई यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद जो अगला आ जाता है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक कंपाउंड जो है अपने एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन तीन कंडीशंस में होगा, या तो हीट की प्रेजेंस होगी, या फिर सनलाइट की होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की होगी। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो टेक प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक सोर्स की जरूरत पड़ती ही है। और वो कंपाउंड फिर स्प्लिट होके हो सकता है एक कंपाउंड और एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो, या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ के एग्जाम्पल हम तीनों केसेस के देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2O सबसे फेमस एग्जाम्पल है। H2O को जब हम स्प्लिट कराते हैं तो हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराते हैं, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलते हैं। तो 2H2O रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में 2H2 मिला प्लस O2, ठीक है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में जो सबसे फेमस रिएक्शन है जो हमारी बुक में दे रखा है वो है सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। और हीट की प्रेजेंस में हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है वो है FeSO4 का। तो FeSO4 को अगर आप हीट की प्रेजेंस में रख दोगे तो फेरिक ऑक्साइड अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग होगी, दो गैसेस इसमें इवॉल्व हो जाएंगी। तो ये आपके पास रिएक्शन है, और ये तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। अगर नॉर्मल भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हें कहा जाता है, डेफिनेशन लिखो, ऊपर हेडिंग दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये इक्वेशन, फिर सनलाइट दे दो, फिर ये इक्वेशन, और हीट दे दो, फिर ये इक्वेशन। बैलेंस्ड है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कंपाउंड से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। Displacement reaction is a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element in a chemical compound। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, आयरन है और उसका हमने रिएक्शन करा दिया CuSO4 के साथ। अब जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन जो है जब रिएक्शन होगा तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या नया कंपाउंड बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसके अंदर दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं बाय रिप्लेसिंग देयर एलिमेंट्स। यानी कि दो कंपाउंड्स आपस में अपने एलिमेंट्स को रिप्लेस करके नए कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी ये कहती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय चेंजिंग एलिमेंट्स। अपने एलिमेंट्स को चेंज करके, रिप्लेस करके, आपस में रिप्लेस करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। लाइक यहाँ पे NaSO4 है और BaCl2 है। अब यहाँ पर जो NaSO4 है उसमें से जो सोडियम यानी कि Na है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय बेरियम और नया कंपाउंड क्या बन जाएगा? BaSO4। ये दोनों Na और Ba आपस में रिप्लेस करेंगे, अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे और हमारे पास दो नए कंपाउंड्स बनेंगे। एक तो हो गया NaCl, क्यों? क्योंकि बेरियम की जगह सोडियम आ गया, और एक हो गया BaSO4 क्योंकि सोडियम की जगह बेरियम आ गया, तो नए कंपाउंड्स बन गए। अब अगला जो आ जाता है वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब किसी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, या फिर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि HCl है, तो अगर HCl में से हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हो गए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गए।
इसी तरीके से अगर हम कहें कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया हमने, CO2 फॉर्म करा दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई एक तरीके से, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो अगर हम कहें कि हमने CO2 को स्प्लिट करवा दिया तो कार्बन में से ऑक्सीजन चली गई, तो ये भी एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शन भी है। और अगर हम कहें कि हमने क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ये दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वो एजेंट होता है जो खुद को रिड्यूस कर देता है, यानी कि या तो हाइड्रोजन को गेन कर लेता है या फिर ऑक्सीजन को लूज कर देता है और किसी और एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि या तो वो ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं या फिर वो हाइड्रोजन को लूज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन बनेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि मैंगनीज ने जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई और वो क्लोरीन के साथ मर्ज हो गया। और यहाँ पे HCl की ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन अलग से गैस इवॉल्व हो गई, उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया और क्लोरीन गैस बन गया। ठीक है। अब करोजन क्या होता है? करोजन होता है कि एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपका जो मेटल होता है जब वो एयर, मॉइस्चर, वाटर इन सब के या फिर किसी पर्टिकुलर केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं और वो खराब हो जाता है, करोड होना शुरू हो जाता है, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो करोजन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्योर मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हो या फिर उसको ऑयल या ग्रीस कर सकते हो, या फिर गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक थिन कोटिंग कर देते हो जिंक की उस मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से वो रस्ट होने से या करोड होने से बच जाता है। करोजन फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। इसका डिटेल जो टॉपिक है वो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, तो हम उसको चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से सिर्फ इतना ही है। फिर रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो आपके फूड मटेरियल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो भी जैसे लेमन्स वगैरह होते हैं या पिकल्स होते हैं वो खट्टे वगैरह होते हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो भी फूड आइटम्स होती हैं जिनके अंदर कुछ भी टाइप का केमिकल होता है, लाइक सिट्रिक एसिड वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, अजीब सा बासा सा गंदा सा टेस्ट हो जाता है उनका। तो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड को ही रैंसिडिटी बोलते हैं। अब इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एयरटाइट कंटेनर्स में खाना स्टोर करके रख दो, रेफ्रिजरेट करके रख दो, अच्छे से कवर करके रखो, एयर के कांटेक्ट में आने से बचाओ उसको। इसी के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी हवा भरी जाती है और क्यों? तो उसके अंदर हमारे जो चिप्स पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि जब वो चिप्स पैकेट खुले तो उसमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जैसे नाइट्रोजन बाहर जाए और ऑक्सीजन के साथ वो चिप्स जो है अंदर के वो रिएक्ट ना करे, वो रैंसिड ना हो। तो उनको रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, नॉर्मल हवा नहीं होती है उसमें। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं, यानी कि हम दीवारों पे जो सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, कार्बन हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है जिसको हम स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन कहते हैं, उसको जब हम लगवाते हैं अपनी दीवारों पे, व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो 2-3 दिन बाद वो शाइनी फिनिश क्यों देता है? क्यों? क्योंकि जो स्लेक्ट लाइम होता है, यानी कि जो व्हाइट वॉश वाला हमारा जो लगता है, स्लेक्ट लाइम लगता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड जो लगता है,
वो जब बाहर एयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है तो दीवार पर वो स्लेक लाइम का सोल्यूशन जो है वो रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो एक शाइनी फिनिश देता है हमारी वॉल्स को। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी आता है कि सिल्वर क्लोराइड को हम लोग ब्लैक कलर की बॉटल्स में फिल करके क्यों रखते हैं। इसका रीजन ये है कि आप लोगों ने जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाता है। इसलिए उसको ब्लैक कलर की बॉटल्स में रखते हैं ताकि सनलाइट उस पर पड़े ना, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ेगी तो फिर रिएक्शन हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जिसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न करा तो उसके बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर आता है। तो वो व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हुआ तो उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ तो उसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये कुछ इस चैप्टर में से मेन एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो आप ध्यान से कर लीजिएगा। चैप्टर मैंने पूरा तुम्हें पढ़ा दिया है। कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से इक्वेशन जरूर लिख के आना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए मत जाना। बेसिक इक्वेशंस लिखना, नंबर तब भी मिलेंगे, लेकिन इक्वेशंस बैलेंस्ड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस अच्छे से कर लेना। तो यही था इस चैप्टर में। अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।